जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग भाषा के विकास को देखेंगे कि भारत में भाषाएं किस प्रकार आगे बढ़ी। बड़े डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे दो पार्टों में। तो पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट हम लोग इसके बाद में देखेंगे। तो बिल्कुल तैयार होकर आ जाइए और क्लास को शेयर ओवर कर दीजिए। ठीक, तो क्लास को चालू किया जाए। भाषा का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं इनका इतिहास क्या रहा है। ठीक, भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास भारत में क्या रहा। सबसे पहले तो भाषा कहा किसे जाता है। तो भाषा साथियों, जैसा किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाव और विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है वही भाषा है। मतलब जिस माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ वही भाषा है। आप मुझे कमेंट के द्वारा बता पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रहा हूँ हर चीज़ों को, यही भाषा है। जिस माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं यही भाषा है। भाषा साथियों संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ शब्द है। भाष धातु से बना हुआ शब्द है। इसी भाष धातु में आ प्रत्यय लगाकर भाषा बन गया। धातु का मतलब है मूल शब्द। मूल ऐसा शब्द जो मूल शब्द हो, जिसका विभाजन हो, उससे यह बना हुआ शब्द है भाषा। आ प्रत्यय लगा के, प्रत्यय उपसर्ग को आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आने वाले क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक, तो पूरे संसार में साथियों जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं यह कुल 13 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। चाहे जो भी भाषा हो पूरे संसार में, सिर्फ 13 ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उन 13 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। मतलब जितना भी भाषा आप देख रहे हैं इनके माई बाप जो हैं वह 13 ही हैं। उन 13 में से 4 भारत में पाई जाती। मतलब ये बिल्कुल परिवार की ही तरह है। भाषाओं के शुरू में दादा परदादा थे, उसके बाद उनके 4 बेटे हुए, फिर उनके 8 बेटे हुए। कुछ इस प्रकार का भाषा का विभाजन भी होता चला गया। भारत में कौन कौन सी 4 भाषाएं बोली जाती हैं। तो पहला है साथियों भारोपी भाषा परिवार की भाषा, भारोपी। दूसरा है द्रविड़। दूसरा क्या है? द्रविड़। तीसरा है आष्ट्रिक। चौथा है चीनी तिब्बती। चीनी और तिब्बती। चीनी तिब्बती। भारत में जो सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं वो भारोपी भाषा परिवार की। कितना? लगभग 73%। लगभग 25% भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है और आष्ट्रिक की 1.3% बोली जाती है, जबकि चीनी तिब्बती 0.7% बोली जाती है। मतलब जितनी भी भाषाएं भारत में हैं वह सबसे अधिक भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। मतलब भारोपी से बहुत ज्यादा भाषाएं निकली हुई है। कौन कौन निकली हुई है उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो भारोपी जो भाषा परिवार है साथियों, यह भारत और यूरोप से मिलकर बना हुआ है। भारोपी, भारत यूरोपी, भारोपी दोनों यूरोप और भारत से मिलकर बना हुआ शब्द है। मतलब यूरोप और भारत के मध्य में जो भाषाएं बोली गई वही भाषा परिवार भारोपी है। यह साथियों 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। कौन? भारोपी। 2 खंडों में कौन कौन? सतम और केतु। सतम और केतु 2 भागों, मतलब मान के चलिए कि भारोपी के 2 पुत्र हुए, सतम और केतु।
केतुम भारत से नहीं जुड़ती। शतम जो शाखा है साथियों, ये 4 भागों में विभाजित हो जाती है, 4 भागों में। उन्हीं 4 भागों में एक भाग है जिसका नाम है भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती साथियों अब 4 भागों में विभाजित हो, लेकिन 3 का महत्व नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भारत से जो लिंक होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो भारत भारती जो है साथियों, यह भी 3 खंडों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन 3 खंड? पहला है ईरानी, ईरानी, दूसरा है दरद, ये र है दरद, और तीसरा है भारती, भारती, भारती। 3 भागों में विभाजित कौन हो रही है? भारत भारती। यही जो भारती है साथियों, यही शाखा आगे चलकर भारतीय आर्य भाषा कही गई। मतलब जो आर्यों के द्वारा बोली गई ये भारतीय शाखा जो है, यही भारत में आकर बोली गई और आर्यों के द्वारा बोली गई, तो इस भाषा को भारतीय आर्य भाषा कहा गया। ठीक, भारतीय आर्य भाषा। अब इसी भारतीय आर्य भाषा से साथियों बहुत सारी भाषाएं निकलेंगी। ठीक, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, भारती को कहां से निकली है देख चुके हैं, अब भारती को पढ़ेंगे। ठीक, तो भारती साथियों धीरे धीरे कई भागों में विभाजित होती जाएगी और धीरे धीरे पूरे भारत की लगभग भाषाएं इसी से निकली हुई दिखाई देंगी, इसी से, भारती से। ठीक, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 3 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन 3 खंड है भैया? पहला है प्राचीन भारती, प्राचीन भारती, भारती आर्य भाषा, क्योंकि आर्यों को द्वारा बोली गई तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहला है, ये पहला खंड है। दूसरा इसका खंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारती आर्य भाषा। लास्ट क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, यही चीज यहां पे लिखा है, समझ लीजिएगा। ठीक, मध्य का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये तीसरा खंड है। ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है साथियों, यह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब 500 पे यहां खत्म हो रही है तो 500 से शुरू होगी, 500 ईसा पूर्व से, तो 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से यह साथियों 1000 ईस्वी तक चलती है। ये अब ईस्वी में आ गई, कहां गया? 500 से 1000 ईस्वी तक आ गया। और 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास है। मतलब 1000 वर्षों का लगभग इसका इतिहास है, 1500 वर्षों का इसका इतिहास है, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है, ये ईसा पूर्व है जहां पे खत्म हुआ है, और 1000 ईस्वी तक जा रहा है तो 1500 वर्षों का इतिहास हुआ, और इसका लगभग 1000 वर्षों का इतिहास हुआ अब तक क्योंकि है। ठीक, ये जो है साथियों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको 2 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन 2 खंड है भैया? कौन कौन 2 खंड है? तो पहला है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कब है? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक, यहाँ ईसा पूर्व है, और 1000 से लेकर 500 तक लौकिक संस्कृत है, 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत है। 5500 वर्षों का इतिहास। मतलब ये जो वैदिक संस्कृत है साथियों, इस समय
वेदों की रचना इसी भाषा में हुई तो उसे वैदिक संस्कृत कह दिया गया। मतलब इस पीरियड में, इस 500 वर्षों के इतिहास में, 1500 से 1000, जिस भाषा में वेदों की रचना की गई उसी नाम से वैदिक संस्कृत पड़ गया, क्योंकि वेद ही तो सबसे बड़े उस समय ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में साथियों रामायण लिखा गया अनुष्टुप छंद में, तो इसे लौकिक संस्कृत कहा गया, थोड़ा नया संस्कृत। इसी समय पाणिनि महोदय भी हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को अष्टाध्यायी को लिख दिया, थोड़ा संस्कृत को सरल बना दिया, तो ये थोड़ा नया संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। मध्यकालीन जो है भारतीय भाषा, इसको भी साथियों 3 खंडों में मोटी मोटा बांटा गया है। कौन कौन? पहला है 500 ईस्वी से 500 ईसापुर से इसकी कहानी जाती है 1 ईस्वी तक। ये 1 ईस्वी तक ये 1 ईस्वी है, 500 ईसापुर से 1 ईस्वी तक, मतलब 500 वर्षों का इतिहास। इस समय पाली भाषा अस्तित्व में आ जाती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका है। महात्मा बुद्ध अपने सिद्धांतों उपदेशों को पाली में दे रहे हैं, तो पाली भाषा का इतिहास है इस समय। इसे प्रथम प्राकृतिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि अब व्यवहारिक भाषा को अपनाया जाने लगा, आम जन की भाषा को अपनाया जाने लगा संस्कृत को छोड़कर। हालांकि सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई थी, लेकिन उनकी एक दूसरी ही रूप थी, आम जन की भाषा पाली थी। इसे प्रथम प्राकृतिक काल कहा गया। इसके बाद 1 ईस्वी से लेकर साथियों 500 ईस्वी तक प्राकृत का काल था, जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने सिद्धांतों उपदेशों को प्राकृत भाषा में दिया। यह भी व्यवहारिक और जनसाधारण की भाषा थी, तो इसका विकास हुआ इस भाषा का। इसे तृतीय प्राकृतिक काल कहा गया। तीसरा जो समय है साथियों, वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से, सॉरी ये ईस्वी है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला। 1000 ईस्वी तक चला। ये अपभ्रंश का समय काल है। ये अपभ्रंश का समय काल है। अब भाषाएं बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल भाषा गिरी हुई भाषा हो जाएगी, भाषा का पतन हो जाएगा। पतन का मतलब यहां इससे नहीं है कि समाप्त हो जाएगा, मतलब भाषा अब बहुत सारे खंडों में विभाजित होगी अपभ्रंश में, अपभ्रंश पहुंचते पहुंचते। तो अब हम लोग इस अपभ्रंश को पढ़ेंगे। यहां 500 से 1000 में क्या कहानी हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिर मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूं। यहां थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं यहां से, अपभ्रंश से, ठीक। अपभ्रंश साथियों, अपभ्रंश के कुल 6 भेद माने जाते हैं। अपभ्रंश के कुल 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन 6 भेद अपभ्रंश के? अब उसी अपभ्रंश को पढ़ रहे हैं हम लोग। अपभ्रंश इसके कितने भेद हैं कुल साथियों? इसके कुल 6 भेद है। इसके कुल 6 भेद है। कौन कौन है? पहला है साथियों सौर सेनी। पहला है सौर सेनी। दूसरा है अर्धमागधी। तीसरा है मागधी। चौथा है खस। पांचवा है ब्राचर। और छठवां है महाराष्ट्र। ये 6 भेद हैं अपभ्रंश के, मतलब अपभ्रंश के ही रूप हैं। ये भाषाएं हैं। अब इनसे उपभाषाएं निकलेंगी। इनसे क्या निकलेंगी? उपभाषाएं निकलेंगी। तो सौर सेनी है जो है, इससे 3 उपभाषाएं निकली। कौन कौन 3 उपभाषाएं? तो पहला है पश्चिमी हिंदी। दूसरा है राजस्थानी। और तीसरा है साथियों
गुजराती। ये तीनों उपभाषाएं हैं। ये तीनों क्या है? उपभाषाएं हैं। अब साथियों जो ये पश्चिमी हिंदी है, इससे 6 बोलियां निकलेंगी। तो अब मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि भाषा, बोली और उपभाषा होती क्या है। जब किसी भाषा का विस्तार थोड़ा छोटे स्तर पे हो, थोड़े छोटे एरिया में हो, तो वहां बोली कही जाती है, भाषा नहीं कही जाती। और जब वहां बोली है तो उसमें साहित्यिक रचनाएं भी नहीं होती। मतलब छोटे एरिया में बोली जा रही है, साहित्यिक रचनाएं बिल्कुल नहीं होती, इसे बोली कहा जाता है। और जब उसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगे और क्षेत्र का थोड़ा विस्तार हो जाए, थोड़ा दूर तक लोग बोलने लगे उस भाषा को, तो वह उपभाषा है। और जब साहित्यकार उसी उपभाषा को सर्वमान्य रूप प्रदान कर दें, बड़ी बड़ी अच्छी बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तब उस उपभाषा को भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये जो अर्धमागधी है, ये तो भाषाएं हैं, लेकिन इनसे जो ये निकल रही हैं ये उपभाषाएं हैं, और इनसे जो निकलेंगी ये बोलियां हैं। तो पहली पश्चिमी हिंदी से बोली जो निकलेगी वह ब्रज है, ब्रज। दूसरी है बुंदेली, बुंदेली। तीसरी है कन्नौजी, कन्नौजी। ये 3 बोलियां निकलती हैं पश्चिमी हिंदी से ओकार ध्वनि से, मतलब वो शब्द ज्यादा आते हैं इसमें। इसी पश्चिमी हिंदी से साथियों एक शाखा और निकलती है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, ये 3 इधर हो गए। यहां से यहां पे निकलती है साथियों कौन? तो कौरवी, कौरवी, कौरवी और बागरू, बागरू, बागरू और हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। ये कुल 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी से निकलती हैं। कौन कौन? कौरवी, बागरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज। ब्रज मथुरा आगरा साइड में बोली जाती है, लगभग 2 करोड़ जनसंख्या इसको बोलती है। वही राजस्थानी जो है साथियों, इससे कुल 4 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन? तो मारवाड़ी, मारवाड़ी, यह पश्चिम में बोली जाती है राजस्थान के। दूसरी है जयपुरी, जयपुरी, यह पूर्व में बोली जाती है राजस्थान के। तीसरी है मेवाती, मेवाती, यह उत्तर में बोली जाती है राजस्थान में। और चौथी है मालवी, सही लिखा था, मालवी, मालवी। ये दक्षिण में बोली जाती है राजस्थान के। ये राजस्थान की बोलियां भाई, जनसंख्या अधिक हो रही है, क्षेत्रफल अधिक हो रहा है, तो उपभाषाएं बोलियों में बदल जा रही हैं, शाखा की तरफ फूट रहा है। तो ये चारों बोलियां हैं। अर्धमागधी जो है साथियों, ये जो अर्धमागधी है, इससे मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, इससे भी 3 बोलियां निकलती हैं। अर्धमागधी से जो भाषा उपभाषा निकलती है वह निकलती है पूर्वी हिंदी। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लूं, पूर्वी हिंदी निकलती है। पूर्वी हिंदी साथियों जो इससे अर्धमागधी से निकलती है, ये तो पूर्वी हिंदी क्या है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है। इस पूर्वी हिंदी से पहली जो बोली निकलती है वह अवधी है, अवधी है। दूसरी है जो वह बघेली है, बघेली है। और तीसरी जो है वह छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अवधी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। बघेली जो है यह छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में बोली जाती है। ठीक, तो ये बोलियां हैं, ये पूर्वी हिंदी उपभाषा है। इसी प्रकार साथियों जो मागधी है, अब मागधी की बात की जा रही है, जो मागधी है इससे साथियों, मागधी से बिहारी
मागधी से क्या निकलेगा? पहली उपभाषा क्या है? बिहारी, बिहारी निकलेगी। दूसरी क्या है? मैं यही लिख दूँ, ये पहली है, ये दूसरी है बंगला, बंगला। तीसरी है उड़िया, उड़िया। और चौथी है असमिया, असमिया, असमिया। ये उपभाषाएं हैं। ये बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया ये उपभाषाएं हैं जो मागधी भाषा से निकल रही हैं। बिहारी से साथियों 3 बोलियों का विकास हुआ, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी से यहां लिखने के लिए जगह नहीं, बस समझ लीजिएगा कि बिहारी से क्या करके लिख दो। चलिए मैं समझा दे रहा हूं। बिहारी से भोजपुरी निकला, मगही निकला और मैथिली निकला। ये बोलियां हैं बिहारी से निकल रही हैं। भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों में बोली जाती है, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, बक्सर, छपरा, इन सब जिलों में बिहार और उत्तर प्रदेश के ये भोजपुरी बोली जाती है। ठीक भी भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है, जो कि एक विद्वान थे। उनका नाम था शायद चंद्रधर कुछ माथुर ओथुर था। उन्होंने इनको बताया, जगदीश चंद्र माथुर शायद था, उन्होंने इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा। वहीं राहुल शंकरित्यायन महोदय ने इन्हें अनगढ़ का हीरा कहा, क्योंकि अनगढ़ के रहने वाले थे। और भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हीं को कहा। किसको? तो ये थे भिखारी ठाकुर जी। मतलब भिखारी ठाकुर जी ने भोजपुरी में बड़ा काम किया है। ठीक, अब कहानी आती है साथियों खस की। खस जो है, यहां मैं लिख दे रहा हूं खस की कहानी। खस से पहाड़ी उपभाषा निकली, पहाड़ी उपभाषा निकली। और इस पहाड़ी उपभाषा से 2 बोलियां निकली। कौन कौन? कुमायूनी और गढ़वाली, गढ़वाली, कुमायूनी और गढ़वाली। पहाड़ी उपभाषा से 2 बोलियां निकली। कुमायूनी उत्तराखंड में बोली जाती है और गढ़वाली हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक, इसी प्रकार ब्राचर जो है साथियों, ब्राचर जो है, ब्राचर से पंजाबी और सिंधी निकली। पंजाबी और सिंधी। पहला पंजाबी हो गया, दूसरा हो गया सिंधी। ये 2 भाषाएं ब्राचर से निकली। अब ये जो यहां जो मैंने बताया है बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी से तो काफी बोलियां निकल गई, लेकिन बंगला, असमिया, उड़िया जो है बोलियां हैं अपने आप में भाषा बन चुकी हैं। उसी प्रकार पंजाबी, सिंधी भी अपने आप में भाषा बन चुकी हैं। तो कुछ अभी तक बोलियां रह गई, कुछ बोलियां भाषाओं का रूप पकड़ ली। ठीक, महाराष्ट्र से एक ही भाषा निकली, एक ही बोली निकली, मराठी, और वह भाषा है। ठीक, तो ये कुछ भाषाएं थी जो अपभ्रंश से होती हुई निकलती हैं भारत में और फैल जाती हैं। इन सारी भाषाओं को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां भी कहानी खत्म होती है अपभ्रंश की 1000 ईस्वी के आसपास। अब यहां से 1000 ईस्वी से, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं का इतिहास आ जाता है, जिनको हम लोग साथियों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग छोटी सी कहानी और देख लेते हैं लिपियों की। जिस प्रकार ये भाषाएं फैली हुई हैं, उसी प्रकार लिपियां भी फैली। लिपियों को देख ले रहे हैं 2 मिनट में कि लिपि क्या है भाई। तो जिस प्रकार भाषा भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है, उसी प्रकार जब भाव और विचारों को लिखित माध्यम से लिख कर व्यक्त किया जाता है तो उसे लिपि कहा जाता है। लिख कर दे रहे हैं, बोल कर कह रहे हैं, तब तो वह भाषा है। अगर वही चीज लिख कर अपने भाव और विचारों को प्रकट कर रहे हैं किसी के आमने सामने, तो वह लिपि हो गई। लिपि साथियों भारत में जो प्राचीन लिपि रही है वह ब्राही लिपि रही है। कौन सी? ब्राही लिपि।
इसकी कहानी साथियों अशोक महान से शुरू होती है। उससे पहले भी छोटी मोटी कहानी है, लेकिन मुख्य रूप से अशोक महान से शुरू होती है इसकी कहानी। और यह साथियों दो खंडों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन दो खंड है इसके? तो ये खंड है इसकी उत्तरी शाखा, उत्तरी शाखा, उत्तरी शाखा। दूसरा है दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा। उत्तरी जो शाखा है साथियों, इसको तो हम लोग बात करेंगे। दक्षिणी शाखा जो है उसमें तमिल, तेलुगु और मलयालम लिपिबद्ध की गई। तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भाषाएं लिपिबद्ध की गई, जिनमें लिखी जाती हैं, वह दक्षिणी शाखा में, ब्राह्मी की दक्षिणी शाखा से लिखी जाती हैं। वही जो उत्तरी शाखा है साथियों, यह उत्तरी शाखा इसी से गुप्त लिपि निकली। इसी से क्या निकला? गुप्त लिपि निकली, गुप्त लिपि निकली, गुप्त लिपि निकली। यही गुप्त लिपि साथियों आगे चलकर सिद्ध मातृका लिपि बनी। सिद्ध मातृका, मातृका लिपि बन गई। यही सिद्ध मातृका लिपि और आगे बढ़ी तो कुटिल लिपि बनी, कुटिल लिपि बनी, कुटिल लिपि बनी, कुटिल लिपि बनी। मतलब सिद्ध मातृका से निकली हुई कुटिल लिपि है। दोनों लिपियां एक ही मानी जाती हैं। उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि बनी। गुप्त लिपि साथियों गुप्तों के समय में जब जिस लिपि को प्रयोग में लाया गया, जिस लिपि में लिखा गया उस समय के शासन प्रशासन के सारे लेखा जोखा को, उसे गुप्त लिपि कहा गया। गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि विकसित हुई। सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि। कुटिल लिपि साथियों दो भागों में विभाजित हो गई, नागरी और शारदा में। अब ये कुटिल लिपि को हम लोग देख रहे हैं। कुटिल लिपि को कहां मैं लिख दूं? चलो इसको मिटा दे रहा हूं। अब कुटिल लिपि को लेंगे, ठीक? कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, कुटिल लिपि साथियों, कुटिल लिपि, कुटिल लिपि दो खंडों में विभाजित हो गई। कौन कौन दो खंड थे? तो पहला था नागरी, नागरी, और दूसरा था शारदा, शारदा। शारदा जो लिपि है साथियों, इसमें गुरुमुखी, साकरी, लहदा और कश्मीरी भाषाओं को लिपिबद्ध किया गया। किसमें? शारदा लिपि में। कौन कौन? गुरुमुखी, गुरुमुखी या गुरु अगंध जो थे सिखों के दूसरे गुरु, उन्होंने ही इस लिपि को संकलित की, इस लिपि को जन्म दिया था। और गुरु ग्रंथ साहब जो है वह इसी गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध किया गया है। उसके बाद एक थी साकरी, साकरी, और थी लहदा, लहदा, एक थी कश्मीरी, कश्मीरी। ये चार भाषाएं, चार लिपियां शारदा से निकली, शारदा लिपि से निकली। वही जो नागरी है साथियों, इससे कुल 5 लिपियां निकली। कौन कौन? तो एक है देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी। दूसरी है राजस्थानी, राजस्थानी। तीसरी है महाजनी, महाजनी, महाजनी। कैथी, कैथी और गुजराती, गुजराती, गुजराती। ये 5 लिपियां साथियों किससे निकली? तो नागरी से निकली। नागरी क्यों कहा गया इसे? क्योंकि गुजरात के माना जाता है कुछ ब्राह्मण, नागर समुदाय के ब्राह्मण थे, उन्हीं के नाम पे इसे नागरी नाम दिया गया। और यह अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने संस्कृत को लिपिबद्ध किया, क्योंकि संस्कृत को देवों की भाषा मानी जाती थी, भगवान की भाषा मानी जाती थी, तो इसे देवनागरी कहा जाने लगा। ठीक, तो ये कहानी रही साथियों लिपियों की। इस लिपि और भाषा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक तरफ संस्कृत भाषा को बांटती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ
लिपि, ब्राही लिपि को बांटती जा रही है, क्योंकि लिखना और पढ़ना दोनों जरूरी है। लिखेंगे बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन लिख कर बोलना हुआ तो कैसे बताएंगे किसी को, तो लिपि भी जरूरी थी। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ब्राही और संस्कृत बैठ गए एक जगह, और दोनों ने एक ने एक भाषा को पकड़ाया, तो दूसरे एक ने बुला के उसको कहा भैया लो एक लिपि पकड़ो, लेकर जाओ, एक लिपि पकड़ो एक भाषा पकड़ो, एक लिपि पकड़ो एक भाषा पकड़ो और लेकर जाओ, काम करो अपना। कहानी बस यही है, बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हनुमान जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए, क्योंकि यार 1.5-2 घंटे तो मुझे तैयार होने में लग जाते हैं आपके मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक, बाकी क्लास में तो अभी आने वाले समय में कंटेंट और अच्छा होगा। अभी तो शुरुआती क्लासें हैं, क्योंकि अभी थोड़ा पहली क्लास में जानते हैं कि थोड़ा जो कॉन्फिडेंट रहता है वो थोड़ा ढील हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है मैं अपने फुल लबाब में आ रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाला हूं क्लासों को। अभी आप लोग बस देखते चलिए। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय।